हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। मैं यहाँ पर इस वीडियो में 2024 का जो जीएस पेपर था उसको मैंने एग्जाम हॉल में कैसे किया था उसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले की वीडियो में हमने 40 क्वेश्चनों को देखा था कि मैंने एग्जाम हॉल में उनको किस प्रकार से किया था। इसके जो कुछ क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार से मैंने जो लॉजिक है उसका यूज़ किया था, या फिर मैंने नॉलेज को अप्लाई किया था, या फिर जो ट्रिक्स वगैरह है उसका यूज़ करके आंसर निकालने की कोशिश की थी, उसको हम देख रहे हैं। वीडियो पर जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं जो कि नए व्यूवर हैं। हम यहाँ पर 2013 से 2024 तक के सारे जीएस के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, उसके ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। 2013 और 2014 का डिस्कस हम कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने 40 क्वेश्चन देख लिए थे, आज है 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, उस टाइम करंट में बहुत ज़्यादा था। क्वेश्चन क्या था कि साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है, और उसका कारण है कि साहेल क्षेत्र में कई देशों में सैन्य तख्तापलट हुआ था। साहेल क्षेत्र में देश आते हैं, चाड हो गया, सेनेगल हो गया, नाइजर हो गया, ये देश साहेल क्षेत्र में आते हैं, और वहाँ पर उस समय बहुत ही ज़्यादा अशांति थी। करंट में बार बार ये टॉपिक उछल रहा था, तो एकदम करंट का क्वेश्चन था। मैगजीन में इसको बहुत बार पढ़ चुके थे, तो एकदम साधारण प्रश्न था, देखते ही आंसर आ गया था। इस प्रकार के जो कथन वाले प्रश्न आते उनको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। आप इसके बीच में क्या लगा दीजिए, क्यों लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ पर यह प्रश्न है, साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है, क्योंकि लगाई आप बीच के अंदर। फिर आप अगले कथन को पढ़िए, क्योंकि हाल ही में साहेल क्षेत्र में कई देशों में सैन्य तख्तापलट हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई कथन वाला प्रश्न आ जाए, उसमें आप बीच में क्योंकि लगा के अगले कथन को पढ़िए। यदि वो क्योंकि को सेटिस्फाई कर रहा है और आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग वो सही है, तो वह कथन भी इसका सही व्याख्या कर रहा होगा। अगर क्योंकि का आंसर सही नहीं मिल रहा है, तो वह कथन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और यहाँ पर यह करंट का क्वेश्चन था, और यहाँ पर आप क्योंकि लगाकर भी देख लीजिए। साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है, क्योंकि हाल ही में साहेल क्षेत्र में कई देशों में सैन्य तख्तापलट हुआ है। 42 क्वेश्चन भी कथन वाला है। फर्स्ट कथन क्या है, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। अब यहाँ पर पहला कथन देखिए, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात ही नहीं करता, ऐसा पॉसिबल है? हम जब बचपन में देखते थे कि किसी सेव के ऊपर जब स्टिकर लगा होता था, तो हम बात करते थे कि ये सेव है वो बाहर अमेरिका से आई है, ऐसा हम तो करते थे जनरली, आपका पता नहीं। तो हम बचपन में ये बात करते थे कि अमेरिका से सेव आ रही है, तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेव आयात ही नहीं करता है। कितना हास्य स्टेटमेंट है ये, एकदम गलत हो जाता है। और ऐसे कथन वाले प्रश्न में एक चीज़ है कि एक स्टेटमेंट भी गलत हो गया ना, तो आंसर निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। ये कथन वाले क्वेश्चन सबसे आसान प्रश्न होते हैं। तो पहला कथन सही नहीं है, सीधा आंसर आ गया, इसको पढ़ना भी नहीं है। 43 क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, एकदम लक्ष्मीकांत का लप्पू प्रश्न था। एकदम साधारण प्रश्न है कि अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचार देना है, तब क्या हो सकता है? वह पीठासीन नहीं होगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प व प्रथमता मत देने का हकदार नहीं होगा। एकदम साधारण प्रश्न है लक्ष्मीकांत का। इसमें पहला कथन सही था और दूसरा और तीसरा कथन गलत था, तो आंसर ए आ गया था, जो कि सही आंसर था। 44 क्वेश्चन है भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकदम पॉलिटी का लप्पू प्रश्न है, ये भी लक्ष्मीकांत का सीधा सीधा प्रश्न है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। जो संसद वाला चैप्टर है उसके अंदर स्पष्ट लिख रखा है इनके बारे में, हम बार बार पढ़ते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को गलत करना ही नहीं है। आपको मॉक टेस्ट देने का एक ही उद्देश्य है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको आप मॉक टेस्ट में गलत ना करें। अगर ऐसे प्रश्न आपके मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। अगर रैंडम क्वेश्चन आते हैं, करंट के क्वेश्चन आते हैं, वो अगर मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, उनसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन इस प्रकार के जो लक्ष्मीकांत के स्टैटिक प्रश्न हो गए या इकोनॉमिक के स्टैटिक प्रश्न हो गए, वो गलत हो रहे हैं तो चिंता का विषय है। ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है। इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत था और पहला और दूसरा सही था, आंसर बी था, जो कि सही आंसर था। 45 क्वेश्चन एकदम लक्ष्मीकांत था, ये भी आसान प्रश्न था, मैंने गलत कर दिया, इसका मुझे पछतावा भी है। ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है। ये संसद में जो राष्ट्रपति सत्रावसान की बात करता है उससे संबंधित ये प्रश्न था, और इसका आंसर सी था। पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही था। 46 क्वेश्चन वापस कथन वाला आ चुका है। हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है, क्योंकि यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का आशय रखता है, और इसलिए इसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। यहाँ पर जो 2040 का ये ईयर दे रखा है ये गलत था। 2050 तक का टारगेट है यूरोपीय संघ का, हाथों हाथ ऊपर 2050 लिख दिया। और नेट जीरो वाला भी और टॉपिक भी है, क्योंकि चाइना ने, यूएसए ने, इंडिया ने, सब ने अपना जो नेट जीरो टारगेट लक्षित कर दिया था, तो उस समय बहुत ज़्यादा करंट में भी था ये चीज़, तो आसान प्रश्न था ये। तो उसमें जो दूसरा कथन गलत हो गया, तो सीधा आंसर आ गया सी। 47 क्वेश्चन भी एकदम आसान प्रश्न था, ये गलत हो गया, मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख है।
इसमें प्रश्न क्या था कि वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उभरने में सफल हुआ है। देखिए तेजी से उभरने में, कितना हास्य स्टेटमेंट है। कोई देश आर्थिक संकट से तेजी से कैसे उभरता है? टाइम लगता है, एकदम धीरे धीरे उभरता है। और इसमें दूसरी बात क्या कही गई है कि और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन प्रवास रोकने में सफल हुआ है। वेनेजुएला की अभी भी स्थिति बहुत खराब है। यह एक वेब सीरीज है जैक रायन, अमेजन प्राइम पे। वहाँ पर भी एक जो सीजन है वो वेनेजुएला के ऊपर ही है, उसका 4 सीजन है उसमें। तो मैंने वो जैक रायन पूरी देख रखी है। मेरे को पता भी था वेनेजुएला की स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी मैं इस प्रश्न को गलत करके आया था। इसका मुझे दुख है। यहाँ पर पहला कथन गलत होते ही सीधा आंसर आ जाता कि डी, कथन 1 सही नहीं है, कथन 2 सही है। 48 क्वेश्चन एकदम करंट का क्वेश्चन था। जो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम है, विजन की मैगजीन में बार बार ही आता था, तो इसके बारे में एकदम पता था। एकदम स्टैटिक प्रश्न था ये। पहला पॉइंट था, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषित करती है। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता और किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। यहाँ पर यह बात सरकार की पॉजिटिव नेचर को दिखा रहा है, क्योंकि वह जो भारतीय भाषा है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो पॉजिटिव बात होती है गवर्नमेंट से संबंधित, सरकारी स्कीम से संबंधित, वो सही होती है जनरली। तो आंसर डी सही आंसर था। 49 क्वेश्चन फिर से किससे संबंधित है? ये एक स्कीम से संबंधित है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट कितना हास्य स्टेटमेंट है कि यह योजना किसी भी, पहली बात तो किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करता है। गारंटी प्रदान तो कर सकता है, लेकिन किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हार्श स्टेटमेंट था, इसको कैंसिल कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। कैन का यूज हो रखा है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हार्श स्टेटमेंट नहीं है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है। सही था आंसर बी। एग्जाम में यही सोचना है, आप अपने नॉलेज पे नहीं जाना किस प्रकार से कोई हार्श स्टेटमेंट है, किस प्रकार से कोई जनरल स्टेटमेंट है, उनको देखना है बस। 50 क्वेश्चन ये भी सरकारी स्कीम से संबंधित है। हर वर्ष 3 से 4 क्वेश्चन सरकारी स्कीम से संबंधित आते हैं। यहाँ पर आप कंटिन्यू 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, हर साल आते हैं। तो सरकारी स्कीम्स वाला जो पोर्शन है या फिर जो विजन की मैगजीन में जो सोशल इशू वाला पार्ट आता है उसको आप मिस मत करना। वहाँ पर स्कीम्स के बारे में होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसको विजन की मैगजीन बहुत बार पढ़ा था। अब मैं बता भी देता हूँ कि मैं मैगजीन का रिवीजन लगभग 6 से 7 बार करता हूँ। याद करने का कभी ट्राई नहीं करता, सिर्फ प्रीलिम्स वाला पोर्शन था उसको हाईलाइट करता हूँ और बार बार पढ़ता हूँ। तो 6 से 7 बार आप किसी चीज़ से गुजरोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगी, याद करने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यह था कि इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है। मेरे को पता था 18 से 40 है, हाथों पास में लिखा, पहला स्टेटमेंट काट दिया। पहला काटा तो पीछे बचे 2 और 3, 2 तो सही है, सिर्फ तीसरे को देखना है, चौथा अपने आप गलत हो गया। यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा हास है। कैसे? पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होती है। देखिए पुत्रियों पर लागू होती है। पेंशन पति की मौत पर पत्नी को मिलती है, बच्चों को नहीं मिलती है। आपके आसपास भी ऐसा कोई ना कोई सिनेरियो देखा होगा आपने, किसी की जॉब हो, कोई आर्मी में हो या फिर किसी ने सरकारी जॉब से रिटायरमेंट ले रखा हो, उसकी डेथ हो जाती है, उसको वाइफ को मिलती है, ना कि उसके बेटों या बेटियों को। जब उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तब पेंशन मिलनी बंद हो जाती है। ये आपने इन जनरल सोसाइटी में देखा ही होगा। तो चौथा स्टेटमेंट भी बहुत ही ज़्यादा हास है, इसको भी काट सकते थे। फिर बचते हैं बी और सी, यानी दूसरा तो कॉमन आ गया, सही होगा ये तो। अब यह फैक्चुअल स्टेटमेंट है, याद था, सही किया, आंसर हो गया सही बी। 51 है एकदम एनसीईआरटी का लप्पू प्रश्न। एनसीईआरटी में एकदम सीधा दे रखा है। यहाँ पर पहला कथन है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। सौर विकिरण से वायुमंडल गर्म नहीं होता, पार्थिव विकिरण होती है जो सौर विकिरण पृथ्वी ग्रहण करता है और उसको वापस छोड़ता है विकिरण को। उस विकिरण को जो वायुमंडल की गैसें होती है, जलवाष्प होता है, वो संग्रहित कर लेती है और उससे वायुमंडल गर्म होता है। पहला स्टेटमेंट गलत, सीधा आंसर डी आ गया। इसके बारे में सोचना ही नहीं है। 52 क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न था। एनसीईआरटी का एकदम सिंपल प्रश्न था, मैंने गलत किया, बहुत ज़्यादा दुख है। यहाँ पर यह था कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये स्टेटमेंट एकदम सही था, क्योंकि भूमध्य रेखा पर क्या है, तापमान अधिक पड़ता है, तो जो पवन गर्म होती है और संवहन धारा के रूप में ऊपर उठती है तो अधिक ऊंचाई पर जाती है। इसके कारण भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक हो जाती है। अब यहाँ पर आप वापस क्योंकि लगा के देखिए कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। आंसर इसका ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ज्वालाखंडाश्मी मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक।
उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं, यानी कि जब ज्वालामुखी उत्पाद उद्गार होता है इनमें से कौन से निकलते हैं उसमें से। अब आपको पहली बात तो ऐसे प्रश्नों में नॉलेज का यूज़ नहीं करना है, आपने सीधी सी बात है लॉजिक भी जाना है। आपको क्या पता है सभी ज्वालामुखियों के बारे में? क्या आप विश्व की सभी ज्वालामुखी को जानते हैं? क्या आप विश्व की सभी ज्वालामुखी क्षेत्रों के जो वहाँ पर उनके अंदर जो पदार्थ होते हैं उनको जानते हैं? क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले सभी पदार्थों का नॉलेज रखते हैं? नहीं रखते होंगे। कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं होगा, तो आपको पूरी जानकारी है ही नहीं, तो आप इनमें से एक दो को टिक कैसे कर सकते हो? ऐसे प्रश्नों में आपको सीधा ऑल ऑफ द वो करना है। जहाँ प्रश्न नॉलेज से बाहर हो जाए तो सीधा डी करो और आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, वो भी बहुत ही एनसीईआरटी का साधारण प्रश्न था। यहाँ पर कहा गया है जनवरी माह में, यानी कि अपने उत्तरी गोलार्ध में जब सर्दियाँ पड़ रही होती हैं तब समतापी रेखा मानचित्रों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है। यहाँ पर पहला कथन है कि समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीपों के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित होती है। जो महाद्वीपीयता का सिद्धांत है, महाद्वीपीयता, उससे संबंधित ये प्रश्न है। महाद्वीपीयता के कारण क्या होता है, जो महाद्वीप है वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जबकि जल है वो जल्दी ठंडा नहीं होता है और न ही जल्दी गर्म होता है। इसलिए जब महासागर आता है तब समताप रेखाएं ऊपर की ओर विचलित हो जाती है, और जब महाद्वीप आता है तो समताप रेखा नीचे की ओर चली जाती है, क्योंकि महाद्वीपों में निचले अक्षांशों में तापमान कम हो जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए, शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। यहाँ पर कहा है गल्फ स्ट्रीम शीत महासागरीय धारा, फंसा है आपको। गल्फ स्ट्रीम कैसी है? गर्म महासागरीय धारा है। सीधा काट दो, आंसर आ गया अपना ए। बहुत ही साधारण प्रश्न। 55 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के दो सबसे बड़े कोको उत्पादक देश है या उसके लिए फेमस है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोको वाली कंडीशन किन किन देशों में हो सकती है। अगर मूवी के बारे में पता भी ना हो फिर भी अगर करना हो तो कैसे करते हैं। पहला बात है मेडागास्कर और मोजाम्बिक। मेडागास्कर में सूखा रहता है हर टाइम, सूखे से परेशान है मेडागास्कर, तो यहाँ पर तो होगा नहीं। दूसरी बात है अल्जीरिया और मोरक्को। अल्जीरिया और मोरक्को, यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन नहीं है। अब भारत के अंदर कोको कहाँ होता है? केरला के अंदर होता है। और केरला का मानसून कैसा है? वहाँ पर बारिश अच्छी होती है, समुद्री तटीय इलाका है, वहाँ पर कोको अच्छा होता है। तो अब यहाँ पर देखिए जो कोट डी आइवर और घाना है, यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो केरला के समान है। तो इस प्रकार से सोच के भी कर सकते हैं। घाना और कोट डी आइवर कहाँ पर है? जो अफ्रीका का मैप आता है यहाँ पर इस टाइप से, जो ये वाला रीजन है यहाँ पर है घाना और कोट डी आइवर। तो इसलिए आंसर सी। आसान प्रश्न, इसलिए मैपिंग को आपको बहुत अच्छे से करना है। मैपिंग से आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सही होते हैं। ये देखिए, ये भी मैपिंग का प्रश्न। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अनुक्रम सही है। यहाँ पर देखिए क्रम दिया गया है, एनसीईआरटी का सीधा सा प्रश्न है। एनसीईआरटी में नदियों के बारे में दे रखा है, तो सिर्फ नदियों को नाम जान के आपको एग्जाम में नहीं जाना है, उनका क्रम उत्तर से दक्षिण, दाएं से बाएं, ऊपर नीचे सब देख लेना है। नेशनल पार्क हो गए या फिर जो पठार हो गए, पहाड़ हो गए, दर्रे हो गए, इन सब के बारे में आपको इसी प्रकार से करना है। ऐसे नहीं सिर्फ नाम पढ़ के चले गए आप। तो यहाँ पर लिख दिया सबसे ऊपर नाम, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सबका क्रम लिख दिया, आंसर कर दिया बी। बिल्कुल लप्पू प्रश्न। ऐसे प्रश्न जब आप सही करते हो तो आपका एग्जाम हॉल के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये प्रश्न आपको वहीं लग जाता है, ये तो मेरा एकदम सही है, सॉलिड आंसर है। 57 क्वेश्चन है वो भी सही है, यहाँ पर गलत लिख रखा है लेकिन सही प्रश्न है ये भी, बाद में जो की से मैच किया उसमें। यहाँ पर यह प्रश्न भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। जो अपक्षय वाला और अपर्दन वाला चैप्टर है उसमें दिया गया है इसके बारे में कि अपक्षय के कई रूप है, जिसमें है कार्बोनेशन, जल योजन, एक है ऑक्सीकरण, एक है न्यूनीकरण। यहाँ पर ये प्रश्न है, ये है कार्बोनेशन और ऑक्सीकरण से संबंधित है। जो अपक्षय में पढ़ते हैं, अपक्षय के प्रकार है रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय और भौतिक अपक्षय। इसमें रासायनिक अपक्षय से ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है और पहले की सही व्याख्या करते हैं, तो आंसर हो गया ए। यहाँ पर ये मैपिंग का प्रश्न फिर से नॉर्थ सी के बारे में पूछ रखा है। मैंने जो मेरे नोट्स भेज रखे हैं इसमें ऑलमोस्ट जो भी मैपिंग के प्रश्न आ रखे थे 2024 में वो मेरे नोट्स में पहले से ऐड थे। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर वहाँ से उन नोट्स को देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं। उसके साथ ही मैंने एंशिएंट के नोट्स, मिडीवल के नोट्स और इन्वायरमेंट के नोट्स, साइंस टेक के नोट्स, हिस्ट्री के नोट्स सब सेंड कर रखे हैं। आप वहाँ पर जाके एक आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पर नॉर्थ सी के बारे में पूछ रखा था, तो नॉर्थ सी में जो रूस है वो लगता नहीं है, फिनलैंड लगता नहीं है, जर्मनी और नॉर्वे आंसर था इसका। एकदम लप्पू प्रश्न। ऐसे प्रश्न एग्जाम में सीधे सही हो जाते हैं तो मज़ा आ जाता है। ये प्रश्न थोड़ा बाई लक सही हुआ है। मैंने यहाँ पर पहले स्टेटमेंट को सही माना था, दूसरे और तीसरे को गलत माना था, लेकिन इसका जो पहला स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट सही है। मुंड्रू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पे है और छोटा नागपुर क्षेत्र में पड़ता है। आंसर इसका फिर भी ये निकला। 60 क्वेश्चन है वो मेरा थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पर
पर्वत का प्रकार के बारे में पूछा था। मैंने जो यहाँ पर लॉजिक लगाया था वो बिल्कुल सही लगाया था। यहाँ पर देखा था कि जो वलित पर्वत होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, जहाँ पर दो प्लेटें आपस में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर प्लेटें मिलती हैं, प्रशांत प्लेट और जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट प्रशांत प्लेट से मिलती है। एकदम आसान प्रश्न था। तो यहाँ पर ये दोनों वलित पर्वत हो गई, सही हो गया। मध्य एशिया, तो मध्य एशिया के अंदर कहीं पे दो प्लेटें मिलती नहीं है, तो यहाँ पर ये वलित पर्वत होता नहीं, होगा नहीं, ये होगा ब्लॉक पर्वत जो वॉसिजस हैं। ये कहाँ पड़ता है, ये मध्य एशिया में पड़ता है, ये ठीक था। अब तीसरा था यूरोप के अंदर आल्प्स, ये भी वलित पर्वत है। इसको मैंने थोड़ा आइडिया लगाने में गलती कर दी वहाँ पर। अगर मैं इसको सही से वहाँ पर गैस करता तो बी टिक करता, इसका आंसर बी सही है। 61 क्वेश्चन है, यह भी थोड़ा लॉजिक वाला प्रश्न है। किस प्रकार से, यहाँ पर ये देखिए, ताल विसर्पी पॉड स्केटर, ताल विसर्पी है, ताल तालाब पर विसर्प करने वाले, तालाब पर विसर्प कौन करते हैं, कीड़े मकोड़े। आपने देखा होगा, कभी तालाब के अंदर जाके बैठे होंगे, कभी जब बारिश आ रखी होगी तब पानी कहीं इकट्ठा हो रखा है, वहाँ पर भी ऐसे कीड़े आते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, कीट। एकदम साधारण प्रश्न, बाकी वाला छोड़ दो, मंडू फूद गया या कुछ भी है। 62 क्वेश्चन, यह भी एकदम आसान प्रश्न था कि बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है, क्योंकि अनेक च्युइंगम गमों में गोंद के रूप में प्लास्टिक होता है। यहाँ पर क्योंकि लगाइए, पर्यावरण का प्रदूषण का स्रोत है, नेगेटिव बात, यहाँ पर ये भी नेगेटिव बात कर रहा है, प्लास्टिक होता है इसलिए प्रदूषण होता है, सही है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ये आंसर। 63 क्वेश्चन है, इसमें हवा भी नहीं लगी, हवा नहीं लगी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, ये इंडी एल्क बोनोबो क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता था तो छोड़ दिया। 64 क्वेश्चन, लास्ट ईयर जो सुलभ शौचालय भारत में स्टार्ट किया था उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए यह प्रश्न पूछा था। अब विश्व शौचालय संगठन, इसके बारे में कभी मैंने नाम भी नहीं सुन रखा था। ऐसे प्रश्न आते हैं, उनको भी हम एग्जाम वालों में सही करते हैं, उनको किस प्रकार से करते हैं वो हम देखते हैं। मैंने कभी विश्व शौचालय संगठन का नाम नहीं सुना था, लेकिन मैंने जो संयुक्त राष्ट्र की 15 एजेंसी है उनके नाम याद कर रखे थे। संयुक्त राष्ट्र की 15 एजेंसी है सब, उनको एक बार एक मेरे जो मैपिंग के नोट्स है उसमें ही ऐड है, आप जाके देख सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे नोट्स हैं जो पहले बना रखे मैंने। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में एक है, बिल्कुल नहीं थी, 15 एजेंसी, उसमें इसका कभी नाम नहीं सुना था, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला गलत हो गया, एक ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेटमेंट, वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। अब विश्व शौचालय संगठन है तो शौचालय संबंधित काम करेगा, सीधी सी बात है, और क्या करेगा ये कोई यूएन में जाके शांति स्थापना थोड़ी करेगा इसराइल और उसके लेबनान के बीच में, या फिर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में। तो ये तो सही हो गया। तीसरा पॉइंट है, इसके कार्य का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। अब ये विश्व शौचालय संगठन है, ये भी किसी और की निधि पर चल रहा होगा, इसकी कहाँ औकात इतनी कि ये पैसा दे। ऐसा जनरल एग्जाम में मैंने सोचा, सही निकली बात, आंसर आ गया अपना ओनली टू ए। 65 क्वेश्चन, यह प्रश्न आया है, यह भी थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न था, लॉजिक से हो सकता था। ये तो पता नहीं होता कि सिंह की कौन सी विशेष प्रजनन ऋतु होती है या फिर क्या होता है, इतना नॉलेज डीप में कौन पढ़ता है, पता नहीं होता। लेकिन अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए आप कि नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते। जो तेंदुआ होता है वो भी बड़ी बिल्ली की प्रजाति है, और जो बड़ी बिल्ली की प्रजातियाँ हैं वो अपना क्षेत्र निर्धारित करती हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, वो भी गंध चिन्ह द्वारा करेंगे। तो तेंदुआ क्यों नहीं करेगा, वो भी करेगा अपने चिन्ह, क्योंकि उसका भी एरिया है, वो बड़ी बिल्ली है, ये भी क्या है, कीस्टोन प्रजाति है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, सीधा तीसरा काट दिया, आंसर आ गया ए। इसी प्रकार से आपको एग्जाम वालों में सोचना है, तभी पार पड़ेगी। ये प्रश्न नॉलेज वाले नहीं होते हैं कि आप पढ़ के जाओगे ऐसे प्रश्न सही कर दोगे, ये प्रश्न हो गया, या फिर ऊपर वाला ये विश्व शौचालय संगठन वाला प्रश्न हो गया। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न फिर से आएंगे, आपको लॉजिक से ही करने हैं। यहाँ पर ये सिकड़ा वाला प्रश्न हो गया, ये भी लॉजिक से होगा। अगला प्रश्न है 66, यहाँ पर 100 मिलियन किसानों का सही विवरण, यह किससे संबंधित है इन 4 कथनों में से। तो मैंने पढ़ के जो बी और सी है वो तो काट दिया था। किस प्रकार से, यह जैविक पशुपालन के विकास को सहायता देने के सशक्त करने में इच्छुक व्यक्तियों और कृषि संगठनों का एक नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जैसी बात आ गई है। किस प्रकार से, जैविक पशुपालन की बात हो गई, और साथ में क्या कर रहा है, कृषि संगठनों का एक नेटवर्क है, जो कृषि संगठन जितने भी हैं उनका नेटवर्क है। बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट हो जाता है ये, इसको क्या काट दिया। तीसरा स्टेटमेंट है, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से सेवा प्रदाताओं के साथ एकीकृत है, पूरी तरीके से। आज स्टेटमेंट, इसको भी काट दो। अब बचा था ए और डी, मैंने डी कर दिया, आंसर इसका ए है। 67 क्वेश्चन आ गया, वितरित ऊर्जा संसाधन, वितरित ऊर्जा संसाधन। अब मैंने सोचा कि यहाँ पर वितरित ऊर्जा संसाधन है, वितरित यानी ऊर्जा का वितरित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ऐसा कुछ संसाधन होगा जिसके माध्यम से हम ऊर्जा को वितरित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बैटरी हो गई, जनरेटर हो गया, सेल हो गया, प्रकाश वोल्ट यूनिट हो गई, ये सब इसी प्रकार की चीज़ें लग रही थी, सिमिलर सी, जिसमें ऊर्जा को हम वितरित कर सकते हैं। आंसर डी किया, आ गया।
इससे पहले कभी नाम नहीं सुना था मैंने कि वितरित ऊर्जा संसाधन होता क्या है, लेकिन एग्जाम हॉल में सोचना है क्या ये सब सिमिलर टाइप से लग रही है, बस लग रही है तो अपने इंट्यूशन पे जाइए और टिक मारिए। 68 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है। यह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। यहाँ पर एकमात्र ऐसा स्टेटमेंट आ गया था। तो अंजीर जैसे वृक्ष हैं वो यहाँ पर खूब देखे हैं, शहरों में खूब होते हैं अंजीर के वृक्ष। तो मैंने सोचा अंजीर को तो कोई और कर सकता है, महुआ चंदन इनको भी कर सकता है, सेमल सिल्क कॉटन मैंने सोचा थोड़ा यूनिक नाम होगा, ऐसा लगा मेरे को, क्या इसके लिए कुछ ऐसा प्रजाति हो जो इसी को ही परागित करे। तो मैंने इसका आंसर डी किया, लेकिन इसका आंसर ए है। अंजीर के बारे में वैसे सीसेट के अंदर एक पैराग्राफ आ रखा है, वो मेरे को उस टाइम भी याद आया था। 69 प्रश्न है, यह मेरी जो जल्दबाजी है उसके कारण गलत हो गया। यहाँ पर मैंने देखा निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितनों में विषाक्त जाति हैं। ऐसे प्रश्नों में जनरली ऑल ऑफ द अबव करता हूँ। अब यहाँ पूछा कितनों में, अब क्या आपको तितली की सारी प्रजातियों के बारे में पता है? क्या आपको सभी मछलियों के बारे में पता है? क्या आपको मेंढक की जितनी भी प्रजाति है सबके बारे में पता है? नहीं पता है ना, तो एक आधी विषाक्त प्रजाति निकल गई तो फिर आप किसके पास जाओगे? तो ये हमारे नॉलेज से बाहर का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में हमें बहुत ही ज़्यादा वाइड सोचना है, वाइड सोच के ही करना है। तो मैंने ऑल ऑफ द अबव किया, मैंने सोचा ऑल ऑफ द अबव यानी डी होगा, देखा ही नहीं, यहाँ पर कोई नहीं था, तो गलत हो गया आंसर। ये जल्दबाजी के कारण गलत हुआ है वैसे। तो देखिए जल्दबाजी से कितने प्रश्न गलत हो गए हैं, अभी तक 4 से 5 गलत हो चुके हैं। 4 से 5 और से कितने नंबर आ जाते हैं? 10 से 12 नंबर और ऐड हो जाते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, काजू पपीता रक्तचंदन इनमें से कौन सी भारत के देसी वृक्ष है? इस प्रश्न में आपको बताता हूँ मैंने किस प्रकार से एग्जाम में सोचा। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है कि भारत के देसी वृक्ष कौन से हैं। यहाँ पर 3 प्रजातियाँ हैं। रक्तचंदन तो सही है, पुष्पा के अंदर सुना ही है, रक्तचंदन जो लाल चंदन आंध्र प्रदेश के अंदर खूब होता है, ये तो पता था। अब बचे काजू और पपीता। हमने एंसेंट में पढ़ा है या मिडिल में पढ़ा है, भारत से व्यापार होता है किसका? मसाला का व्यापार होता है, ठीक है, इलायची मिर्च मसाले सबके बारे में सुना है, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सुना कि भारत से काजू बाहर भेजा जाता है। मसाला के बीच काजू का नाम सुना आपने? कभी नहीं सुना होगा। तो मैंने कहा अगर हमने सुना ही नहीं है काजू का, तो काजू भारत की कैसे हो सकती है? अगर भारत की होती तो काजू को भी बाहर मिडिवल टाइम में पुर्तगालीज वगैरह खरीदते, ऐसा हमने कभी एंसेंट में पढ़ा ही नहीं। तो काजू बाहर ही होगी, बाहर से भारत में आई है, इसलिए एंसेंट टाइम में या मिडिवल टाइम के काजू का व्यापार भारत से नहीं होता था। दूसरा पॉइंट है पपीता। इसको पहले मैंने सही किया, फिर मैंने इसको काट दिया। किस प्रकार से? एक तो मैं इसके नाम पे गया, पपीता पपाया, इस टाइप से सोचा थोड़ा। दूसरी बात इसमें सोची कि जो भारत में फल होते हैं, जो मेजर फल होते हैं, उनको किसी न किसी भगवान से जोड़ के रखा है। केले का हो गया, आम हो गया, किसी न किसी जो पूजा वगैरह में काम आते हैं। लेकिन हमने पपीता का ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी भगवान से जुड़ रखा हो या फिर किसी पूजा वगैरह के अंदर इस प्रकार से काम आता हो, नहीं सुना ना। तो मैंने सोचा अगर ये भारत का होता तो किसी न किसी गॉड से या किसी न किसी पूजा वगैरह के अंदर इसको भी लिंक कर देते, लेकिन नहीं किया ना, इसका मतलब ये भी बाहर का है। आंसर किया, ये सही हो गया। बाकी के जो 30 प्रश्न बच गए उनको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जो बंदे पूरा वीडियो देखा है, यहाँ तक सुना है, तो कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अब मैं यहाँ पर कमेंट करने की बात कर रहा हूँ। तो जिसने यहाँ तक देखा है तो सब कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।